हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑन टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। ये सेक्शन बात करता है रिगार्डिंग एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। ये सेक्शन ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है ना, उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि वो कंपनसेशन पे करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उस मैनर में वो कंपनसेशन पे करेगा। बट टू होम, किसको? एम्प्लॉय को। किस केस में? इन द केस ऑफ पर्सनल इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिसीज। बट द क्वेश्चन इज, ये पर्सनल इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इंजरी के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंजरी होता क्या है, तो इट मीन्स हार्म और डैमेज, मतलब किसी तरह की चोट लगना, क्षति पहुंचना, नुकसान होना। किसका? टू हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय है, उसकी हेल्थ को कोई चोट पहुंचना, किसी भी तरह का नुकसान होना, किसके द्वारा? या तो एक्सीडेंट के द्वारा या फिर डिसीज के द्वारा। ये तो एक लेमैन की लैंग्वेज में इंजरी का मतलब हो गया कि एक एम्प्लॉय है, उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा है, चाहे फिर वो नुकसान एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो या किसी बीमारी की वजह से। बात करते हैं पर्सनल इंजरी की। ये एक्ट ये कहता है कि पर्सनल इंजरी नॉट ओनली इंक्लूड फिजिकल और बॉडीली इंजरी, मतलब अगर आपको कोई शारीरिक चोट पहुंच रही है तो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ शारीरिक चोट का मतलब ही यहाँ पर पर्सनल इंजरी नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड नर्वस शॉक, मेंटल इंजरी। मतलब एक तो बात हो गई कि एक एम्प्लॉय को कोई शारीरिक चोट आई, वो तो पर्सनल इंजरी है, प्लस अगर उसको कोई सदमा लगा या फिर उसके ब्रेन पे कोई मतलब मेंटली वो स्ट्रेस में चला गया या कुछ भी उसके दिमागी मानसिक पीड़ा उसको हुई, तो उसको भी हम पर्सनल इंजरी में ही इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के बारे में। ये सेक्शन ये कहता है कि एक जो एम्प्लॉयर है ना, वो तभी कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल है अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो कहते जो एम्प्लॉय है ना, उसको पर्सनल इंजरी होनी चाहिए। अब पर्सनल इंजरी क्या होती है ये तो हमने समझ लिया। कहते हैं उसको पर्सनल इंजरी होनी चाहिए, लेकिन वो जो इंजरी है वो एक्सीडेंट की वजह से होनी चाहिए। और तो और वो जो एक्सीडेंट है ना, वो आउट ऑफ या फिर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। और तो और उसको जो डिसेबलमेंट हुई है ना, तो कहते हैं उसको जो भी डिसेबलमेंट हुई है तो उस डिसेबलमेंट की वजह से मोर देन 3 डेज, 3 दिन से ज़्यादा के टाइम के लिए क्या है, वो उस काम को करने के लिए इनकैपेसिटेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ पे चोट लगी, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, लेकिन ये चोट 2 दिन में ठीक हो गई तो मेरे को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। मान के चलो ये जो मेरे हाथ पे चोट लगी थी, इसको 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगा ठीक होने में, तभी क्या है कंपनसेशन मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना। तो ये जो कंडीशंस हैं फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक एम्प्लॉयर लायबल होता है कंपनसेशन देने के लिए। पर्सनल इंजरी के बारे में तो हमने समझ लिया था। अब बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में। तो एक्सीडेंट क्या है? अगर एक मैं नॉर्मल पैरेलेंस में, मतलब एक आम भाषा में बोलूँ कि एक्सीडेंट क्या है, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसको आपने पहले डिजाइन नहीं करके रखा, बस अचानक से हो जाता है। अब सपोज करो, जैसे भगवान ना करे ऐसा हो, बट जस्ट सपोज करो मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, अचानक से मेरे ऊपर छत आकर गिर जाए, तो ये जो भी हुआ अचानक से हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। तो ये क्या होता है? एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? हार्म टू सम पर्सन, मतलब एक पर्सन को क्या है, नुकसान पहुंचता है, उसको चोट लग जाती है। क्लियर? सो पर्सनल इंजरी, एक्सीडेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है, कहते कि अगर एक एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट में और उसके एम्प्लॉयमेंट में, मतलब उसकी जॉब में, उसके काम में, इन दोनों में डायरेक्ट या फिर प्रॉक्सिमेट कनेक्शन होना चाहिए।
सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय यहाँ पर ये कहेगा कि मेरे साथ जो ये हादसा हुआ है ना, ये मेरी एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही हुआ है। और अगर एम्प्लॉय को ये प्रूव करना है कि उसके साथ जो हादसा हुआ है वो अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना नेसेसरी है। सबसे पहले तो उसको ये प्रूव करना होगा कि वो जो ये वर्क कर रहा था ना, उसकी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है, और वो जो ये वर्क कर रहा था वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा था, कि जिस वक्त वो काम कर रहा था मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ है, उस वक्त वो एम्प्लॉयर के अंडर वर्क कर रहा था। नंबर 2, उसको ये प्रूव करना होगा कि यार ये मेरे साथ हादसा होना ही नहीं था अगर मैं इस एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता, कि ये जगह पे अगर मैं होता ही नहीं, काम कर ही नहीं रहा होता, तो हादसा भी नहीं होता। केस लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रामप्रसाद एंड अनदर। फ्रेंड्स, इस केस लॉ में ना ये प्रूव करना होता है कि जो एक्सीडेंट है ना वो अरोज होता है आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। होता ये है कि श्रीमती गीता होती है, पॉइंट नंबर 1 वो वर्क कर रही होती है, पॉइंट नंबर 2 किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। मतलब ये कि यहाँ पर ये जो गीता है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही, वो किसके लिए काम कर रही है, एम्प्लॉयर के लिए काम कर रही है। जिस वक्त ये जो गीता है वो एम्प्लॉयर के लिए अपने वर्किंग प्लेस पे काम कर रही होती है, उस वक्त क्या होता है, उनके ऊपर लाइटिंग से ट्रक कर जाती है, मतलब बिजली गिर जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर है ना वो विरोध करता है, वो ये कहता है कि मैं कंपनसेशन पे नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर का मानना ये था, कहता ये जो लाइटिंग इसके ऊपर गिरी है ये नेचुरल एक्ट है, गॉड के द्वारा हुआ है। कहता यार इसके लिए मैं क्यों कंपनसेशन पे करूं, मेरी क्या गलती है, तो ये कंपनसेशन पे नहीं करता। लेकिन इसका जो ये विरोध होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसके कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सबसे पहले तो जो कमिश्नर है वो रिजेक्ट करता है, अपील की जाती है तो फिर जो लर्न्ड सिंगल जज होता है वो भी क्या है, रिजेक्ट कर देता है। फर्दर अपील होती है तो जो डिवीजन बेंच है वो भी इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मानना ये था, कोर्ट ने ये कहा कि जो ये गीता है ना ये रिकवर, नो डाउट गीता की तो डेथ हो गई, मतलब उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो रिकवर कर सकते हैं कंपनसेशन। किस बेसिस पे? मैंने आपको समझाया था कि अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। नंबर 1 कहते कि द लाइटिंग स्ट्रक एट द डिसीज्ड मतलब जो मर गया, गीता, व्हेन शी वाज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। सबसे पहले तो कहते जब उसके ऊपर लाइटिंग गिरी, जब उसकी डेथ हुई, उस वक्त वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रही थी। क्या ये कंडीशन उसकी फुलफिल हुई? वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रही थी वर्किंग प्लेस में? यस। नंबर 2, इफ डिसीज्ड हैड नॉट बीन ऑन द वर्क प्लेस वेयर लाइटिंग स्ट्रक शी वुड नॉट बी डाइड। दूसरा उसको ये सेटिस्फाई करना होगा कि देखो यार अगर वो उस वक्त उस प्लेस पे मतलब अपने वर्किंग प्लेस पे काम कर ही नहीं रही होती तो क्या उसकी डेथ होती? नहीं, क्योंकि अगर वो उस जगह पर वहां पर होती ही नहीं तो उसके ऊपर बिजली गिरती नहीं तो उसकी डेथ नहीं होती। तो इन दो कंडीशंस के बेसिस पे श्रीमती गीता के फिर जो डिपेंडेंट्स थे उनको कंपनसेशन मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर अब एम्प्लॉयर क्या है, लायबल हो जाता है इसके डिपेंडेंट्स को कंपनसेशन पे करने के लिए। अब हम बात करते हैं अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब अब ये है कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान काम हुआ है। आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या था, एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये हादसा हुआ है। इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के दौरान जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था तब उसके साथ हादसा हुआ है। यहाँ पर भी उसको पहले कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी होगी तभी कंपनसेशन मिलेगी। नंबर 1, एक एम्प्लॉय को ये प्रूव करना होगा कि उसके साथ जो हादसा हुआ है वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हुआ है और एम्प्लॉयमेंट के प्लेस पर ही हुआ है। नंबर 2, उसको ये भी प्रूव करना होगा कि जिस वक्त उसके साथ हादसा हुआ है उस वक्त वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल एडवांटेज के लिए काम नहीं कर रहा था, वो एम्प्लॉयर के लिए ही काम
कर रहा था। फ्रेंड्स, एक वक्त था, मतलब अर्लियर क्या था, सपोज करो ये क्या है, एम्प्लॉई का घर है। तो इस घर में देखो रास्ता भी आएगा ना अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए। तो सपोज करो एक एम्प्लॉय का ये घर है, ये उसकी फैक्ट्री है जहाँ पर उसको काम करना है। पहले क्या होता था कि अगर तो इस प्रीमाइस में ही उसके साथ हादसा होता है तभी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाता था। फिर आई थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। ये थ्योरी अब ये कहती है कि यहाँ पर हादसा हुआ वो तो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बट अगर देखो वो यहाँ से घर से निकल के जा रहा है फैक्ट्री में, इस दौरान अगर कोई हादसा हुआ रास्ते में तो उसको भी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। अगर वो फैक्ट्री से अब वापस जा रहा है अपने घर को, और जाते जाते यहाँ पर अगर कोई हादसा हुआ तो उसको भी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। ये जो है ये प्लेस एक्सटेंड हुआ थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन आने के बाद, पहले ये चीज नहीं थी। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है, अब उस केस लॉ को समझते हैं। तो इस केस लॉ में पता क्या होता है कि एक बस ड्राइवर होता है हु इज एम्प्लॉयड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके अंडर ये वर्क करता है। एक्चुअली फ्रेंड्स होता पता क्या है, ये जो बस ड्राइवर है ना अपना काम खत्म करके, अब ये बसेस को डिपो में छोड़ के भी तो आते हैं, तो काम खत्म होने के बाद ये जोगेश्वरी बस डिपो में क्या है बस को छोड़ देता है। उसके बाद उसी डिपो से एक अनदर बस में वो सवार हो जाता है, और जिस बस में वो सवार होकर अपने घर जा रहा होता है ना, अनफॉर्चुनेटली वो जो बस है वो टकरा जाती है। जब वो बस टकराई तब क्या होता है, ये जो ड्राइवर था ना ये सड़क पे गिर गया और इसकी डेथ हो गई। अब इसकी जो विडो है वो क्या है, कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल करती है कंपनसेशन लेने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है क्या इसकी विडो को कंपनसेशन मिलेगी? तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो न्यू थ्योरी आई है ये क्या कहते हैं, ये थ्योरी का मतलब क्या था कि अगर आप अपने घर से जाते हो अपने वर्किंग प्लेस में, घर से वर्किंग प्लेस जाने वक्त अगर हादसा हो या फिर वर्किंग प्लेस से घर आते वक्त अगर हादसा हो तो उसको भी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मानेंगे। अब ये ड्राइवर भी तो बस डिपो से मतलब अपने वर्किंग प्लेस से घर की ओर ही जा रहा था जब इसका एक्सीडेंट हुआ और इसकी डेथ हुई, तो क्या यहाँ पर इसकी वाइफ को अब कंपनसेशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि इस पार्ट को भी क्या माना गया है, इस प्लेस को भी क्या माना गया है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना गया है। फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपको दिक्कत है ना कि आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, तो बिल्कुल ही लेमैन की भाषा में समझो। मम्मी ने बोला बेटा सब्जी काट, सब्जी काटते वक्त हाथ में चाकू लगा और उंगली कट गई, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के दौरान एक्सीडेंट हुआ। मम्मी ने बोला बेटा बाजार से सब्जी ले आ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उस वक्त मैं ऑन ड्यूटी थी, एक तरह से मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को भेजा था काम करने के लिए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये क्या है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फैक्ट्री में मैं अचानक से स्लिप कर गई और मैं गिर गई सीढ़ियों से और मेरा सर फूट गया, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, अरे यार इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये हादसा हुआ, ना मैं इस फैक्ट्री में काम करती, ना मैं सीढ़ियों से गिरती और मेरा सर फूटता। तो यहाँ पर मैं अपने उस एम्प्लॉयमेंट को ही दोषी ठहरा रही हूँ। आई होप अब आपको इसका डिफरेंस नहीं भूलेगा। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एक पर्सन जो है, एक एम्प्लॉय जो है, अगर वो किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में वर्क करता है और जो वो काम कर रहा है उस काम की वजह से ही क्या है, अगर उसको कहते कोई डिसीज लग जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल डिसीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, वो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता है, वो ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ उसको बहुत धुआं सहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको अस्थमा हो रहा है या उसको कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये ऑक्यूपेशनल डिसीज है जो उसको उसके काम की वजह से हुई है। इस एक्ट के शेड्यूल 3 में ऑक्यूपेशनल डिसीजेस की लिस्ट दी गई है। ये जो शेड्यूल है इसके 3 पार्ट्स है, पार्ट ए बी सी। पार्ट ए में कहते जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीजेस बताई गई हैं, अगर वो डिसीज किसी एम्प्लॉय को हो जाती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगी। पार्ट बी में कहते
जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीजेस बताई गई हैं, अगर उसमें से कोई डिसीज एम्प्लॉय को हो जाती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगी। बट कहते कि उसने एक सिंगल एम्प्लॉयर के अंडर एटलीस्ट 6 मंथ तक, कम से कम 6 महीने से कम का समय नहीं, एटलीस्ट कहते 6 मंथ क्या है, उसने कंटिन्यूसली वर्क किया हो। पार्ट से ये कहता है कि एक एम्प्लॉय ने अगर क्या है एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ वर्क करा है तो, और जो भी इस पार्ट में जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिसीजेस बताई गई हैं उसमें से अगर उसको कोई डिसीज हो जाती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन पार्ट बी में तो बताया गया है कि 6 मंथ तक वर्क किया हो एटलीस्ट। पार्ट ए में कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं बताया, बट पार्ट सी में जो टाइम पीरियड है कहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इस स्केड्यूल में एक न्यू एम्प्लॉयमेंट को, एक न्यू जॉब को ऐड करना चाहती है, तो ऐसा करने से पहले कहते हैं जो गवर्नमेंट है ना वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिस देगी 3 मंथ पहले, मतलब न्यू एम्प्लॉयमेंट ऐड करने के 3 महीने पहले वो क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिस देगी। एक बात और कहते हैं एम्प्लॉय को डिसीज होने पर तभी कंपनसेशन मिलेगी अगर वो डिसीज ऑक्यूपेशनल डिसीज है। सपोज करो मैं एक ऐसे फैक्ट्री में काम करती थी जहां पर मेरे को पता है कि अस्थमा होने के चांसेस है ही, अस्थमा हुआ तो ये ऑक्यूपेशनल डिसीज मानी जाएगी और क्या है कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन मेरे को कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसका मेरे काम के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो किसी और ही वजह से हुई है, तब कंपनसेशन नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक एम्प्लॉयर कब कब लायबल है कंपनसेशन पे करने के लिए। लेकिन ये सेक्शन हमको ये भी बताता है कि एक एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं है कंपनसेशन देने के लिए। जब हमने इस एक्ट का पार्ट 1 करा था ना, तब मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। फिर से आज एक रिपीट कर देती हूँ जरा क्विकली। सबसे पहले तो कहते अगर जो एम्प्लॉय को चोट लगी है वो 2 दिन में ठीक हो रहा है, मतलब 3 दिन से कम का समय लग रहा है, तो कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नंबर 2, एम्प्लॉय जब काम कर रहा था वो किसी अल्कोहल या ड्रग के, मतलब किसी नशे की हालत में जब वो काम कर रहा था, तब भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नंबर 3, एम्प्लॉय को पहले ही सारे सेफ्टी ऑर्डर्स दिए गए थे, बट जानबूझकर विलिंगफुली क्या है वो उन ऑर्डर्स को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से उसके साथ हादसा हुआ, तब भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नंबर 4, एम्प्लॉय को सेफ्टी गार्ड्स प्रॉपर दिए गए थे, बट स्टिल वो जानबूझकर सेफ्टी गार्ड्स को यूज़ नहीं करा उसने, जिसकी वजह से उसके साथ हादसा हुआ, तब भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। बट कहानी में आया एक ट्विस्ट। कहते हैं ये जो मैंने भी बातें बताई हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयर वैसे तो लायबल नहीं है कंपनसेशन देने के लिए। देखो होता क्या है, जब एक्सीडेंट होता है या तो पार्शियल डिसेबलमेंट होते हो, टोटल डिसेबलमेंट होती है या फिर डेथ होती है। अगर तो हुई पार्शियल डिसेबलमेंट, फिर एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कंपनसेशन देने के लिए। लेकिन एम्प्लॉय नशे की हालत में था, एम्प्लॉय ने सेफ्टी ऑर्डर्स नहीं फॉलो करे, एम्प्लॉय में सेफ्टी गार्ड्स नहीं पहने, इसकी वजह से अगर टोटल डिसेबलमेंट हो गई या फिर डेथ हो गई, तब एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देनी ही पड़ेगी। याद रख लेना इस पॉइंट को कि सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिसेबलमेंट की टाइम पर ही ऐसे हरकतें करने की वजह से कंपनसेशन नहीं मिलेगी, अदरवाइज एम्प्लॉयर को देनी ही पड़ेगी अगर वो एम्प्लॉय टोटली या फिर उसकी डेथ ही हो गई तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।